दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। इस यूनिट का सेकेंड केस है विनोय कुमार साहस रॉय 1957 का केस है। एंड इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द इनकम derived from spontaneous growth of forest trees without any active agriculture operations cannot be classified as agriculture income। इस केस का ब्रीफ फैक्ट यह है कि इसमें बीके साहस लैंड परचेज करते हैं, फॉरेस्ट लैंड 6000 एकड़ का 1923 एंड 24 असेसमेंट ईयर में। यहाँ पर इसके ऊपर इनकम टैक्स इंपोज किया जाता है, बट उसके बाद 1944 तक इस पर कोई टैक्स लेविड नहीं होता है। देन उसके बाद 1944-45 असेसमेंट ईयर में इसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता है, बिकॉज यहाँ पर देखा यह जाता है कि रेवेन्यू जो आया होता है इस फॉरेस्ट से दैट इज 51,798 रुपीज, जिसमें से कि एक्सपेंडिचर होता है 17,548 रुपीज का। तो अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट से जो बीके साहस का प्रॉफिट होता है दैट इज 34,430 रुपीज का। इस अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जाती है, जिसमें बीके साहस का कहना होता है, कंटेंशन होता है कि इस अमाउंट पे टैक्स ना लगाया जाए बिकॉज ये एग्रीकल्चर इनकम के अंदर फॉल करता है। यहाँ जो एक्सपेंडिचर दिखाया जा रहा है ये एक्सपेंडिचर इस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के रख रखाव के लिए और बाकी चीजों के लिए एक्सपेंस किया गया है। इट मीन्स यहाँ पर एक्सपेंडिचर तो है ही, साथ ही इसके रख रखाव के लिए ह्यूमन स्किल एंड लेबर लगा है। एंड सिंस एज पर द डेफिनेशन दैट इज गिवन अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2, एग्रीकल्चर इनकम में जहां पर लेबर और स्किल के बारे में बात की जाती है वो इस जगह पे लग चुका है। और अगर वाइडर कनोटेशन लेते हैं फॉरेस्ट का इन द सेंस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, तो उस कंडीशन में जो ये अमाउंट है इसके ऊपर टैक्स लेवी नहीं होना चाहिए। बट इस कंटेंशन को आईटीओ रिजेक्ट कर देते हैं। यह बात पहुंचता है अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास, वो भी इस असेसमेंट को कंफर्म करते हैं। देन उसके बाद यह बात पहुंचती है इनकम टैक्स अपलेट ट्राइब्यूनल के पास। इनकम टैक्स अपलेट ट्राइब्यूनल स्पॉन्टेनियस ग्रोथ के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं और उनका कहना होता है कि द इनकम दैट इज 34,430 रुपीज इट इज नॉट कवर अंडर क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 2 और यहाँ पर टैक्स लगना चाहिए। बट उसके बाद ये मैटर पहुंचता है हाईकोर्ट पे। हाईकोर्ट इस मैटर को देखती है और देखने के बाद कहती है कि इसमें एडिक्वेट लेबर एंड स्किल लगा है, जिसके वजह से जो भी प्रोड्यूस यहाँ हुआ है फॉरेस्ट में और इनकम जनरेट हुआ है दिस शुड कम अंडर द हेड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, और इस कंडीशन में इसके ऊपर टैक्स इंपोज नहीं किया जाना चाहिए। अग्रीड होकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचती है और उसके बाद ये केस आपके सामने आता है। अब आइए ब्रीफली इस केस में क्या क्या है उस चीज को देखते हैं। बट याद रखिएगा ये केस थोड़ा लंबा है बिकॉज इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चीजों को इंटरप्रेट किया है और कुछ कॉन्सेप्ट भी दिया है, प्रिंसिपल ले डाउन किया है और उसके साथ साथ कई केस रेफर किया है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे जो पैराग्राफ नंबर 2 है, इट टॉक्स अबाउट द फैक्ट ऑफ द केस। देन उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ लॉ सामने आता है, जिसमें ट्राइब्यूनल जब हाईकोर्ट को रेफर कर रही होती है इस केस को, तो उसमें 2 क्वेश्चंस अराइज होता है। फर्स्ट, जो ये इनकम है जनरेट हुआ है इज दैट एग्रीकल्चर इनकम, एंड सेकेंड, क्या अगर ये जो इनकम जनरेट हुआ है कैन इट बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स अंडर क्लॉज 8 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4, ये जो भी है दैट इज गिवन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1922। और अगर अभी की बात की जाए तो ये आपका होता है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 में आता है। तो जब बात पहुंचती है हाईकोर्ट के पास तो वहां पर ट्राइब्यूनल कुछ फैक्ट्स रखती है। फर्स्ट फैक्ट इनका ये होता है कि ये फॉरेस्ट जो है ये लगभग आपका 6000 एकर्स में है, जिसमें साल एंड पिया साल ये 2 तरह का ट्री है। स्पॉन्टेनियस यहाँ ग्रोथ हो रहा है और ये फॉरेस्ट लगभग 150 ईयर्स ओल्ड है। इस फॉरेस्ट के ग्रोथ में कहीं भी ह्यूमन स्किल और लेबर नहीं दिखता है, बट यहाँ पर जो भी ट्री कट रहा होता है वहां पर गार्ड और बाकी एक्सपेंडिचर दिखता है। सो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ह्यूमन लेबर यहाँ दिख रहा है। When the care is being applied year after year and it is for keeping the forest alive and also for reviving the portions। फिर बताते हैं कि जो इसमें लोग एम्प्लॉयड हैं वो इन सारे पर्पस के लिए एम्प्लॉयड हैं, जिसमें से कि इनका कहना होता है कि पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट एफ तक ये सारा का सारा इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन लेबर एंड स्किल दिखता है, लेकिन जो पॉइंट जी है वो ओकेजनली होता है। इसके बाद हाईकोर्ट का आप देख सकते हैं डिसीजन पैराग्राफ 5 पे आपको दिख जाएगा, जिसमें हाईकोर्ट का कहना होता है The actual cultivation of the land was not required as human labor and skill were spent for the growth of the forest. The income from the forest was agriculture income. And by this way, affirmative answer दिया जाता है कि ये forest income है और जब forest income है तो उस कंडीशन में टैक्स इंपोज नहीं किया जाना चाहिए। और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट पहुंचती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन पहुंचता है तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर 6 में क्वेश्चन ऑफ लॉ दिया हुआ है।
जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पहले जरूरी होता है इस बात को इंटरप्रेट करने का कि आखिर एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर पर्पस होता क्या है। इस चीज को लेकर के 7 शेड्यूल में जो अलग अलग लिस्ट दिया हुआ है उसमें से सेकेंड लिस्ट के एंट्री के बारे में सुप्रीम कोर्ट बात करती है, एंट्री 14, 19, और इन दोनों को इंटरप्रेट करती है, जिसमें इनका कहना होता है कि एग्रीकल्चर को लेकर के एंट्री 14 में मीनिंग दिया हुआ है, जबकि अगर फॉरेस्ट के बारे में बात की जाए तो एंट्री 19 में मीनिंग दिया हुआ है। इस पैराग्राफ में इसे ही इंटरप्रेट किया गया है। सो पैराग्राफ 9 इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। पैराग्राफ नंबर 10 में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर पर्पस क्या होता है इसके बारे में बात की गई है। और आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा, अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग एक्सप्रेसली अगर नहीं दिया हुआ होता है तो समटाइम्स जुडिशरी इसका मीनिंग डिक्शनरी में देखती है और डिक्शनरी मीनिंग निकालती है। तो आप पैराग्राफ नंबर 12 में देखेंगे इसके डिक्शनरी मीनिंग के बारे में बात की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि जो एग्रीकल्चर होता है वो 2 वर्ड से बना है, और अगर ये देखा जाए तो इसका लिटरल मीनिंग है फर्स्ट एगर एंड सेकेंड कल्चर। एगर का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू फील्ड एंड कल्चर इज रिलेटेड टू कल्टीवेशन, इट मीन्स कल्टीवेशन ऑफ अ फील्ड। और यहाँ पर जब कल्टीवेशन ऑफ फील्ड के बारे में बात की जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ एक्सपेंडिचर होगा, एंड द एक्सपेंडिचर इज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर। उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन, फर्स्ट नैरो सेंस में एंड सेकेंड वाइडर सेंस में। पैराग्राफ नंबर 17 में आप ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, वाइडर सेंस के बारे में थोड़ी बात की गई है। देन पैराग्राफ नंबर 23 में आप देख सकते हैं अलग अलग डिक्शनरी का यूज किया गया है सो दैट फॉरेस्ट्री का मीनिंग या कल्टीवेशन का मीनिंग क्या है इसके बारे में जानने के लिए, और इसके बारे में बात की गई है। पैराग्राफ नंबर 26 में आप देख सकते हैं इस जगह पर कहा गया है कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है जो कि टर्म एग्रीकल्चर के कनोटेशन को केवल जो है कल्टीवेशन ऑफ द लैंड के सेंस में नहीं देखता है बल्कि इसके अलाइड एक्टिविटीज में भी देखता है। और इसी कारण उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर है इसमें 2 तरह की एक्टिविटीज होती है, फर्स्ट कल्टीवेशन ऑफ लैंड होता है जो कि इसका बेसिक ऑपरेशन है, एंड सेकेंड होता है अलाइड एक्टिविटीज जो कि इसका फर्दर या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन आप मान सकते हैं। एंड इट इज रिलेटेड टू लैंड ऑपरेशन, फोर्सिंग ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, प्रिजर्वेशन ऑफ क्रॉप्स, मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन ऑफ द क्रॉप्स, इसके बारे में बात की जाती है। पैराग्राफ नंबर 36 से आप अगर देखेंगे तो पाएंगे बहुत सारे केसेस को साइड किया गया है, जिसमें बेसिकली यह बताया गया है कि क्या एग्रीकल्चर इनकम के परव्यू में आएगा और क्या एग्रीकल्चर इनकम के परव्यू में नहीं आएगा। लाइक इसमें एग्जांपल दिया था एम्पायर वर्सेस प्रभात चंद्र के केस का, जिसमें आपको यह कहा जाता है कि अगर फिशरी की बात की जाए या स्टॉकिंग टिम्बर के बारे में बात की जाए या पेस्चर के बारे में बात की जाए, अगर इन तीनों को देखा जाए तो इसमें फिशरी और स्टॉकिंग टिम्बर ये एग्रीकल्चर इनकम के सेंस में परव्यू में नहीं आएगा, लेकिन पेस्चुरेज ये एग्रीकल्चर इनकम के सेंस में आएगा। देन उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मद्रास वर्सेस मानवेदन त्रिमूलपाद AI 9030 के केस के बारे में चर्चा की जाती है, जिसमें फिर बताया जाता है कि सेल ऑफ ए टिम्बर ट्री ये एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा, लेकिन सेल ऑफ पैडी ये एग्रीकल्चर इनकम के परव्यू में आएगा। दोनों ही जगह कटिंग हो रहा है लेकिन सेंस अलग अलग है। देन उसके बाद बात की जाती है इसमें चंद्रशेखर भारती स्वामीगल वर्सेस दरायसनी नायडू। इसमें बात की जाती है जो कसुराना ट्री होती है जिसका पर्पस होता है फ्यूल पर्पस के लिए, क्या उसको एग्रीकल्चर इनकम में हम लोग शामिल करेंगे? तो इसका आंसर भी होता है इसमें नो। कोर्ट कहती है कि इसे एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद जो लास्ट केस इस सीरीज में शामिल किया जाता है दैट इज दिन मोहम्मद मैन वर्सेस हुल्लास नारायण सिंह। इसमें बात की जाती है ऑर्चर्ड के बारे में कि क्या उसे हम लोग एग्रीकल्चर लैंड या एग्रीकल्चर इनकम में शामिल करेंगे, तो इनका कहना होता है यस वो शामिल किया जाएगा। उसके बाद अपना 46 में देखेंगे कि एग्रीकल्चर के वाइडर सेंस के बारे में यहाँ बात की जाती है, इंटरप्रेट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट केस आता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बर्मा वर्सेस कोकिंडेरी रंगून 938 का केस है। और इस केस में कहा यह जाता है कि केटल 2 तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट केटल जो कि स्टॉल फीड करते हो और वो पेस्चर नहीं है, इनका यूज केवल ट्रेड एंड बिजनेस के लिए होता है, तो ऐसे कैटल का ग्रेजिंग एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं होगा। लेकिन वैसा कैटल जो पेस्चर के लिए यूज होता है और जिनको फीड किया जा सकता है ऑयल केक लाइक कॉ वगैरह, अगर इनके द्वारा जो मिल्क प्रोड्यूस होता है दैट वुड बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। मूली सिकाइन कंपनी 939 के केस में बात की जाती है बीड़ी की, और आपको मालूम है बीड़ी तेंदू के लीव्स से बनता है, तो यहाँ पर बात की गई थी कि क्या तेंदू का लीव्स इस कंडीशन में एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। तो फर्स्ट इनका जवाब होता है कि ये नहीं कहलाएगा, लेकिन जब इसके टेक्निकल और लीगल सेंस को देखा जाता है तो ये पाया जाता है कि जो भी तेंदू के लीव से बीड़ी बनती है और उससे इनकम ड्राइव होता है, सो द प्रॉफिट ड्राइव फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ प्रिपरेशन एंड द तेंदू लीव्स प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ द तेंदू शर्ब्स वाज एग्जेम्प्टेड एज एग्रीकल्चर इनकम। और इस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम में इनको एग्जेम्प्ट किया जाता है, बिकॉज यहाँ पर बात की जाती है कि कल्टीवेशन एज यूज्ड विद रेफरेंस टू द सॉइल, और यहाँ पर इसका यूज होता है जिसकी वजह से तेंदू के पत्ता को एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाता है। आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है
It is significant, however, to observe that cultivation of soil was considered an essential ingredient which rendered the income derived from tendu leaves agriculture income within the meaning of the definition subclause A of clause 1 of section 2 of the act. Then wider sense में यहाँ पे husbandry के बारे में बात की जाती है और ये कहा जाता है कि जितने भी लाइव स्टॉक है, लाइक आपको कॉ, वेफेलो, शीप, पोल्ट्री, दिस ऑल एनिमल्स आर कंसिडर्ड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से एनिमल हस्बेंड्री को भी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम में शामिल करेंगे। अब बात की जाती है उन ट्रीज के बारे में जो कि नेचुरली ग्रो हो रहा है, जहां पर ह्यूमन एफर्ट नहीं लग रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा। तो इस चीज को लेकर के मुस्तफा अली खान वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यूपी 1945 के केस को रेफर किया जाता है, जो पैराग्राफ नंबर 63 में दिया हुआ है, जिसमें बताया जाता है कि फॉरेस्ट ट्री ग्रोइंग ऑन नेचुरल लैंड नॉट एग्रीकल्चर इनकम। एंड द सेम बात कही जाती है बिनोय रतन बनर्जी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यूपी 1947 का केस है, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द टिम्बर, जो कि टिम्बर स्पॉन्टेनियसली ग्रो हो रहा है, उसे भी एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा, बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम में शामिल करने के लिए जरूरी ये है कि इट शुड नॉट ओनली बी डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड बट सच इनकम शुड आल्सो बी डिराइव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर। और प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है, इसके बारे में आगे बात की जाती है ब्यूकर सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वाले केस में कि एग्रीकल्चर इनकम में फॉरेस्ट्री को हम लोग कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें पैराग्राफ नंबर 67 में कोर्ट का कहना होता है द कोर्ट केम टू द कंक्लूजन दैट इट वाज एसेंशियल दैट द इनकम शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम सम एक्टिविटीज व्हिच नेसेसिटेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर and which was not merely a product of men's neglect or inaction except for the gathering in the spoils। इसका मतलब कोई भी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ अगर हो रहा है और नेचुरली किसी चीज का ग्रो हो रहा है तो उसको हम लोग एग्रीकल्चर इनकम के प्रीव्यू में नहीं लाएंगे। देन उसके बाद प्रिवी काउंसिल के कुछ केसेस को साइड किया जाता है, लाइक मुस्तफा अली खान वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यूपी अजमेर 1948 का केस है, और ये केस पहले वाले केस का ही कंटिन्यूएशन है, जिसमें कहा जाता है कि फॉरेस्ट ट्री जो कि नेचुरली ग्रो हो रहा है इट इज नॉट एग्रीकल्चर। उसका पैराग्राफ नंबर 79 में बात की जाती है प्रताप सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यूपी 1952 का केस है। इसमें इलाहाबाद कोर्ट का कहना होता है कि इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द फॉरेस्ट ट्री ग्रोइंग ऑन द लैंड नेचुरली एंड स्पॉन्टेनियसली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एनी ह्यूमन एजेंसी बट कैरिड ऑन फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस वर्किंग द फॉरेस्ट एट लीस्ट सम टाइम ऑन द स्पेसिफिक लाइंस इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ द मेकिंग प्रॉफिट। There was a regular working on the plan and the SEC was deriving regular income from the forest and spending money to increase the profit। तो यहाँ पर कोर्ट दो बातों के बारे में चर्चा करती है, फर्स्ट व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड व्हाट इज एग्रीकल्चर पर्पस, जिसमें बात करती है कि ह्यूमन स्किल, लेबर, इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अब लेकिन बात यहाँ ये आती है कि अगर कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है, दो तरह की एक्टिविटीज होती है, फर्स्ट बेसिक एक्टिविटीज एंड सेकंड सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज। तो यहाँ पर लेबर और स्किल के बारे में बात बेसिक के लिए किया जाएगा या सब्सिक्वेंट के लिए, दोनों के लिए। तो इस मामले में आप आएंगे पैराग्राफ नंबर 95 में, जहां पर कि इस केस का मोटा मोटी क्रक्स और प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है। इसमें बताया गया कि अगर एग्रीकल्चर के प्राइमरी सेंस के बारे में अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर दो वर्ड से बना है, दैट इज अगर एंड कल्चर, एंड इट मींस कल्टीवेशन ऑफ द फील्ड, जो कि इसका प्राइमरी सेंस बताता है। लेकिन अब नेक्स्ट बात यह आती है कि आखिर कल्टीवेशन ऑफ द फील्ड का मतलब क्या है। तो इसमें कल्टीवेशन ऑफ फील्ड में सबसे पहले जो आपका बेसिक ऑपरेशन होता है दैट इज टिलिंग होता है, सोइंग होता है, प्लांटिंग होता है, और इस चीज के लिए जरूरी है कि इस बेसिक ऑपरेशन में ह्यूमन स्किल और लेबर ये लगेगा। देन सेकंड इसमें आपका आता है अदर ऑपरेशंस, दैट इज सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, जिसमें कि आपका हो सकता है रिस्टोरिंग बाय द एग्रीकल्चरिस्ट, एब्सोल्युटली नेसेसरी आपको होता है, बिकॉज किसी भी प्लांट के ग्रो के लिए ये इफेक्टिव राइजिंग के लिए जरूरी होता है। इसमें वीडिंग आता है, डिगिंग आता है, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल ग्रोथ आता है, टेंडिंग आता है, हार्वेस्टिंग आता है, रेंडरिंग आता है, और लास्ट में आता है कि इट शुड बी फिट फॉर द मार्केट। इट मींस अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में तीन चीजें हो रही है, इसमें बेसिक ऑपरेशन हो रहा है और उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हो रहा है, एंड द सब्सिक्वेंट ऑपरेशन शुड बी विद द कंजुगेशन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन, एंड एज अ रिजल्ट जो भी प्रोड्यूस सामने आता है दैट शुड मीन फॉर सम यूटिलिटी एंड इट शुड बी फिट फॉर द मार्केट, चाहे वो कंजम्पशन के लिए हो या ट्रेड और बिजनेस के लिए हो। पैराग्राफ नंबर 96 में बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में चर्चा किया गया है, जो कि हम लोगों ने देख लिया पहले के चार्ट में। फिर पैराग्राफ नंबर 97 में वाइडर सेंस के बारे में बात किया जाता है, एंड पैराग्राफ नंबर 101 में इसमें फाइनल डेफिनेशन लेकर के आती है सुप्रीम कोर्ट कि आखिर किस एक्टिविटीज को हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में शामिल करेंगे और वो इसके द्वारा जो भी इनकम होता है वो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाएगा। तो इसमें जो हम लोगों ने पहले चर्चा किया है सेम चीजें यहाँ चर्चा की जाती है कि इसमें जरूरी ये है कि बेसिक एक्टिविटीज होना चाहिए और इस बेसिक एक्टिविटीज में लेबर एंड स्किल लगेगा। देन सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज होना चाहिए एंड द सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज शुड बी विद द कंजुगेशन ऑफ बेसिक एक्टिविटीज, और जो भी इस एक्टिविटीज से रिजल्ट आ रहा है
इट शुड हैव सम यूटिलिटी। यूटिलिटी कंजम्पशन के सेंस में हो सकता है, ट्रेड एंड कॉमर्स के सेंस में हो सकता है। अब यहाँ पर बात की जाती है लेबर, तो पैराग्राफ नंबर 102 में बात की जाती है कि लेबर और स्किल किस स्टेज पे लगना चाहिए, और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है कि लेबर और स्किल बेसिक एक्टिविटीज पे लगना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि बेसिक एक्टिविटीज पर कोई भी लेबर और स्किल नहीं लग रहा है, बल्कि सारा का सारा लेबर यदि आपका सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज में लग रहा है, तो उस कंडीशन में जो भी इनकम आएगा उससे एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। लाइक जो भी ट्री का स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हो रहा है, तो उस स्पॉन्टेनियस ग्रोथ में अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का लेबर और स्किल उसमें नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से जो भी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हो रहा है उसमें भले ही आपने कितनी भी सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज की है, उसमें कितना ही आपने स्किल और लेबर लगाया है, बट दैट वुड नॉट बी काउंटेड एज एग्रीकल्चर वर्क, एंड फॉर दैट पर्पस जो भी इनकम वहां से जनरेट हो रहा है वो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी बात को लिखा गया है पैराग्राफ नंबर 104 में कि जो भी ग्रो वाइल्ड में होता है, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होता है, एंड इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, सो इट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। उसके बाद इसी पैराग्राफ में डिसीजन लेकर के सुप्रीम कोर्ट आती है, जिसमें कहना होता है no agriculture operation have been performed and there is no question at all of the income derived। तो अगर प्रेजेंट केस में देखा जाए तो प्रेजेंट केस में जैसा कि ट्राइब्यूनल का कहना था कि स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हुआ है प्लांट का, 150 ईयर से ये जंगल आपको है, तो इस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होने के बाद जितना भी खर्च किया गया है 70,000 रुपीज, दैट इज फॉर द सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में अगर खर्च किया गया, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, और बेसिक ऑपरेशन में कोई भी ह्यूमन लेबर या स्किल नहीं लगा है, उस कंडीशन में वो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आप पैराग्राफ 105 में देख सकते हैं और बहुत ही बैलेंस्ड है। इसमें ट्राइब्यूनल का भी ये कहना था कि ये जंगल लगभग आपका 150 साल पुराना है, तो ऑब्वियस सी बात है इस बीच में बहुत सारा पेड़ गिरा होगा और उसके जगह नया पेड़ लगाया गया होगा। तो जो नया पेड़ लगाया गया है, तो अगर देखा जाए उस सेंस में, तो वहां प्राइमरी एक्टिविटीज तो हुई, वहां पर बेसिक ऑपरेशंस तो हुआ है, और उस बेसिक ऑपरेशन में स्किल और लेबर दोनों लगा है। तो क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सारे के सारे अमाउंट पर इंपोज करना चाह रही है टैक्स, उसने कैलकुलेट किया है कि आखिर कितने पोर्शन में बेसिक ऑपरेशंस हुआ है और कितने पोर्शन में नहीं हुआ है। सिंस इस तरह का डेटा उन लोगों ने कलेक्ट नहीं किया है, बिकॉज अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में इस चीज को एवेल्युएट करना बहुत जरूरी है। और उस एवेल्युएशन के बेसिस पर ही देखा जाएगा कि जो ट्रीज बहुत पुराना है और उसमें कोई भी बेसिक ऑपरेशन नहीं हुआ है, उसे स्पॉन्टेनियस ग्रोथ माना जाएगा, और स्पॉन्टेनियस ग्रोथ माने जाने के कारण उससे जो भी इनकम ड्राइव हुआ है वो इनकम टैक्स के परव्यू में आएगा। जबकि वैसा ट्रीज जिसको कि लगाया गया है और वहां पर प्राइमरी ऑपरेशंस कंडक्ट किया गया है, ह्यूमन एफर्ट, लेबर एंड स्किल लगा है, वो इनकम टैक्स के परव्यू से बाहर रहेगा, उसको एग्रीकल्चर इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट पाती ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा इस तरह का कोई भी सर्वे नहीं किया गया है, और जब ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया है उस कंडीशन में पूरे अमाउंट पे टैक्स इंपोज करना गलत होगा। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट का लास्ट में कहना होता है, वी थिंक दैट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द इनकम मस्ट हैव बीन derived फ्रॉम ट्रीज प्लांटेड बाय द प्रोप्राइटर्स देमसेल्व्स, as no attempt has been made by the department to establish which portion of the income is attributed to forest of spontaneous growth. There are no material on which we could say that judgment of the High Court is wrong. हाई कोर्ट का जजमेंट ये था कि ये एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे यह दिखाया गया था कि ट्रीज के रखरखाव के लिए और बाकी चीजों के लिए वहां पे नए पेड़ लगाए गए हैं और उनके रखरखाव के लिए काफी एक्सपेंसेस किया गया है, ह्यूमन स्किल और लेबर वहां पर लगाया गया है, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर इनकम में शामिल किया जाना चाहिए था। और यह डिसीजन था हाई कोर्ट का। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया जाता है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसने इस तरह का कोई भी सर्वे कंडक्ट नहीं किया था बिफोर इम्पोजिंग द टैक्स, उनके अपील को डिसमिस कर दिया जाता है विद कॉस्ट। और इस तरह से यह केस समाप्त होता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe the channel and share the video with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.